Hi everyone, I'm Rakesh Kumar Ranjan. By profession, I'm a cost and management accountant. मैं आप लोग के लिए कई सारे रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था, खासकर पेपर 19 को लेकर कॉस्टिंग के भी मैंने रिवीजन वीडियो डाला था. So today I'm going to make another video on a topic value added statement. ये जो टॉपिक है ये पेपर 19 में भी आते हैं, पेपर 20s में भी आते हैं. तो ओल्ड सिलेबस में ये पहले पेपर CFR का जो पेपर हुआ करता था, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी ये पूछे जाते थे. आई डोंट श्योर कि अभी उसमें है या नहीं, बट यस पेपर 19 और पेपर 20 दोनों में पूछे जाते हैं. वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ भी इस टॉपिक में दम नहीं है. तो आज हम लोग करेंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. देखो, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग तीन तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं. एक फॉर एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट, दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और एक होता है मार्केट वैल्यू एडेड. सबसे पहले समझेंगे वैल्यू एडेड होता क्या है. जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे हैं, वैल्यू एडेड मीन्स, अब अगर मैं ओल्ड कुछ पुरानी बातों को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट लेवल पे जो कलेक्ट किए जाते थे, स्टेट लेवल पे जो फॉलो किए जाते थे. उसमें क्या होता था कि हम कोई सामान परचेज कर रहे होते थे और उस सामान में कुछ एडिशन करते थे. मतलब कुछ मटेरियल लाया, उसमें कुछ प्रोसेसिंग किए, उस मटेरियल को कुछ अमेंड किए, और उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल रिजल्ट को एज ए आउटपुट हम उस आउटपुट को हम मटेरियल को मार्केट में सेल करते थे. ठीक है जी. तो जो मेरा परचेज का कॉस्ट हुआ करता था और जो मेरा जो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ करता था, उन दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएंसेस हैं. वेरिएंसेस मतलब जैसे मैंने कोई परचेज करा 100 में और मैं उसमें कुछ एडिंग करता हूँ, उसमें कुछ उसको बदलाव करके उसको मैं सेल कर रहा होता हूँ 200 में. ठीक है. तो मेरा फाइनल प्राइस, सेल प्राइस 200 का है, इनपुट का कॉस्ट कितना है, 100 का है. तो बीच में हमने 100 रुपये का क्या करा, हमने ऐड किया, उस पर कुछ इनपुट में हमने कुछ प्रोसेसिंग में या कुछ अपना मार्जिन रख करके 100 रुपये ऐड कर करके हमने उस सेल करा उस गुड्स को. तो दैट इज वैल्यू एडेड. नथिंग, वही है, इसमें कुछ नहीं करना. आपके सामने बस समझ जाओ कि आपको सेल प्राइस दिया होगा और कॉस्ट दिया होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा वैल्यू एडेड, और कुछ नहीं है जी. तो सर हम लोग जो नेट प्रॉफिट बनाते हैं पेनल अकाउंट में, जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो कैलकुलेट करते हैं, वो भी तो ऐसा ही हुआ करते हैं. तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है. कैसे अंतर है और क्या अंतर है? जो हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, वो मेरा फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी कॉन्सेप्ट से बन रहा होता है. मतलब मैं एक एंटिटी को दिमाग में रखते हुए मैं पीएनएल तैयार करता हूँ. तो क्या वैल्यू एडेड बनाते समय मैं क्या कंसिडर करता हूँ और किस चीज को दिमाग में रखते हुए स्टेटमेंट बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है एंटरप्राइज को लेकर के. मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एंटरप्राइज का है. मतलब इसका जो, अगर मैं इन नेचर बात करता हूँ तो इन नेचर ये एज पर पीएनएल इसका कॉन्सेप्ट वाइड है. ठीक है जी. तो देखो हमने क्या लिखा है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, वीए स्टेटमेंट मींस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. वीए स्टेटमेंट specify value addition by any enterprise from production of goods or rendering of services. ठीक है. दिस इज अ प्रॉफिट अर्न फॉर, ध्यान देना ये भी क्या है, ये एक प्रॉफिट है, ये एक प्रॉफिट का नंबर है. दिस इज अ प्रॉफिट अर्न फॉर, ध्यान देना किस किस चीज के लिए बनाया जाता है. ये अर्न फॉर एंटिटी, अर्न फॉर शेयर होल्डर, अर्न फॉर एम्प्लॉई, अर्न फॉर डायरेक्टर, अर्न फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंसेस एंड गवर्नमेंट. ठीक है. इट मीन्स आप देख रहे हो वहां जो हम बनाते हैं वो हम एंटिटी पर्पज से एक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं. यहाँ पे जो हम वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे वो फॉर एंटिटी कैलकुलेट करेंगे, फॉर शेयर होल्डर, फॉर एम्प्लॉइज, फॉर डायरेक्टर, फॉर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंसेस एंड गवर्नमेंट. पूरे 6 लोग के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है. अच्छा, वैल्यू एडेड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह का वैल्यू एडेड बनाया जा सकता है. एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, दूसरा होता है नेट वैल्यू एडेड. नेट वैल्यू एडेड क्या होता है? नेट वैल्यू एडेड जो आपका जीवीए कैलकुलेट होगा उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो वो आपका नेट वैल्यू एडेड हो जाएगा. अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ क्वेश्चन ने वो रखा है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना है,
देन आप जो है GVA कैलकुलेट करोगे, ना कि NVA कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ये बनता कैसे? तो हमने आपके लिए बिल्कुल ही फॉर्मेट बना दिया है, इसको आप फॉर्मेट रेफर कर सकते हो, इससे कहीं हट के नहीं जाना है, पूरा टॉपिक इसी पे खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कम समय का एक वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे हम लोग सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस का जो ऑर्डिनरी कोर्स में हमने रेवेन्यू करा होगा या सेल्स वैल्यू आया होगा, उसको हम यहाँ पे लेंगे। और इसमें से हम लेस करेंगे क्या क्या चीज? इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट ऑफ मटेरियल, बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। उसके साथ उसमें क्या क्या चीज आता है? उसमें आता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर, लेबर कॉस्ट में लेबर कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस आप लेस करोगे, जिसमें से आप सैलरी को हटा दोगे और डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे होंगे उसको भी आप यहाँ पे लेस कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो भी होगा आप यहाँ पे उसको लेस करोगे। फाइनेंस कॉस्ट भी लेस करेंगे, बट फाइनेंस कॉस्ट वो फाइनेंस कॉस्ट जो शॉर्ट टर्म पर्पज से आपको जो फाइनेंस प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, जो टैक्स रिकवर्ड है, जैसे कि मैं बात करता हूँ GST, जिसको कि हम सेल्स में रिकवर कर लेते हैं, उसको भी आप यहाँ पे लेस करोगे। अब जो यहाँ पे इतना सेल्स में से ये सारे इन सारे नंबर को घटाने के बाद जो आपके पास नंबर होगा, वो नंबर होगा वैल्यू एडेड बाय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस कर रहा होगा उस कोर्स में इतना वैल्यू एडेड कराया गया, इतना वैल्यू एडेड पाया गया, ठीक है जी। अब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो P&L में हम लोग एडजस्ट करते हैं, कुछ वैसा इनकम जो कि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं होता है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सारी चीज, तो उसको आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा वो होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आप एनवीए तक पहुंच पाएंगे। ओके, अब तो बन गया मेरा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। क्या मेरा कंप्लीट हो गया टास्क? नहीं, जो मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड आया है वो हम अप्लाई करेंगे उन्हीं 6 लोग पर जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड किया जाता है आप जब मैनेजरियल पोजीशन पे आप कहीं काम करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा। P&L आप खुद एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा। P&L का सबसे बड़ा अमाउंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट को मैं, और मटेरियल का परचेज कॉस्ट को मैं नहीं कर रहा काउंट, जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। तो सबसे पहला जो वैल्यू एडेड किया गया है उसमें से कितना परसेंट एंड कितना अमाउंट हमने एम्प्लॉय पे खर्च करा है, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है जी। कितना परसेंटेज टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड का किया गया है वो परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे यहाँ पे। फिर आप डायरेक्टर के रिगार्डिंग कितना हमने पे किया है, कितना हमने खर्च करा है, उसका अमाउंट यहाँ पे आप मेंशन करोगे और उसका परसेंटेज निकाल करके आप यहाँ पे डाल दोगे। सिमिलरली हमने गवर्नमेंट टैक्स उसमें हमने कितना पे करा है उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे और उसका परसेंटेज भी आप काउंट करके उधर कैलकुलेट करके उधर डाल दोगे जी। सिमिलरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे हमने कितना खर्च करा, जैसे कि इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट पर हमने कितना अमाउंट खर्च करा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे और उसमें कितना परसेंटेज हुआ। शेयर होल्डर के रिगार्डिंग मतलब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड कितना पे करा उसको आप यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे और कितना परसेंटेज है वो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड का वो परसेंटेज भी कैलकुलेट करके आप यहाँ पे डाल देंगे। और जो रेस्ट अमाउंट है वो रेस्ट अमाउंट एंटिटी के P&L में एंटिटी के रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, तो वो अमाउंट आपका एंटिटी पर्पस में आप यहाँ डाल दोगे। तो इन सब का सम जो होगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड के बराबर होना चाहिए और इन सब का परसेंटेज जो होगा वो 100% हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए? बहुत सिंपल है। अच्छा, कुछ कुछ चीज हैं जो आप ध्यान रखोगे। गिव मी अ मोमेंट, मैं इसका थोड़ा साइज एक सेकंड, क्योंकि पूरा इमेज आ नहीं रहा। ओके, अब ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नोट्स डाला है, आप इस नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला एम्प्लॉई कॉस्ट में आप क्या क्या लोगे, क्या क्या
ये सब चीज कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स डाल दिया। इम्प्लॉय इंक्लूड्स ऑल कैश और इन काइंड बेनिफिट, मतलब इम्प्लॉय को जो भी हम कैश पेमेंट कर रहे होंगे वो उसके साथ साथ जो भी हम काइंड बेनिफिट में उसको दे रहे होंगे मतलब परक्यूजिट्स उसको भी आप काउंट करोगे। स्टाफ बेनिफिट, स्टाफ वेलफेयर, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय के कॉस्ट में ही आएगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस कैन बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन और एक्सपेंस, मतलब आप उसको एक्सपेंस में घटा भी सकते हैं या आप उसको डायरेक्टर के कॉस्ट में उसको आप ऐड कर सकते हैं एज एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। बट जो भी चीज आप कर रहे होंगे एग्जाम में, अगर ऐसा कुछ आपके पास आता है, आप जो भी चीज कर रहे होंगे नोट में जरूर डालेंगे कि यस आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज कॉस्ट ऑफ वॉटर मटेरियल, तो ये हम लोग ऊपर डाले हैं एक्सपेंस में डाले हैं, या उसको आप बोल दोगे कि एज आई हैव एज्यूम दिस एज ए एप्लीकेशन ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप उसको नीचे डाल दोगे, नोट में जरूर डाल दोगे। जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे आप उसको नोट में जरूर मेंशन कर देंगे, नोट्स में जरूर मेंशन कर देंगे। वर्किंग नोट आप किसी भी कैलकुलेशन में आप बनाते समय आप ये मेंशन कर दोगे। अच्छा, टैक्सेस को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों की, टैक्सेस में क्या चीज आएंगे क्या चीज नहीं आएंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है गवर्नमेंट टैक्सेस विच आर नॉट रिकवरेबल आर शोन एज एन एप्लीकेशन, मतलब जो रिकवर नहीं हो सकता है उसको हम एज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड में डालेंगे, जो रिकवर हो सकता है उसको हम ऊपर एक्सपेंस में डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, आपको कभी कभी दिखेगा डिफर्ड टैक्स असेट, डिफर्ड टैक्स दिखेगा, तो आप उसको एंटिटी के रिगार्डिंग डालोगे ना कि गवर्नमेंट टैक्सेस के रिगार्डिंग डालोगे। क्यों? क्योंकि वो आने वाले पीरियड में एडजस्ट होगा। ठीक है। बैंक का ओवरड्राफ्ट को आप हमेशा ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस में काउंट करोगे, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे अगर किसी तरह का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे या बैंक ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का चार्जेस होगा तो आप उसको, ऐसा ना कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर फाइनेंस में टुवार्ड्स में डाल देंगे, उसको हम एक्सपेंस काउंट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट टैक्स एप्लीकेशन, डायरेक्ट टैक्स को आप गवर्नमेंट टैक्स में कैलकुलेट करोगे, सॉरी टैक्स एप्लीकेशन में काउंट करोगे। जीएसटी को आप हमेशा मान के चलोगे कि वो रिकवर्ड होगा इन सेल्स, जीएसटी इज ऑलवेज एज्यूम टू बी रिकवर्ड इन सेल्स, हेंस शोन एज एन एक्सपेंस, तो इसको आप एक्सपेंस में काउंट करोगे। अच्छा, जितने भी रिजर्व्स होंगे और डेप्रिसिएशन होंगे उसको आप एंटिटी के टुवार्ड्स एप्लीकेशन में डालेंगे। शेयर होल्डर कहने का मतलब मेरा वहां पे था इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों का दोनों। बस ग्रॉस वैल्यू एडेड इतना ही है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड में इतना से ज्यादा कुछ है नहीं। आप पेपर 19 में 3 क्वेश्चन आप वहां पे ऐसे, हमने इसका एक शॉर्ट जो हमने रिवीजन वीडियो बनाया था उसमें ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे हमने डिस्कशन करा था उसमें भी ये टॉपिक हम इतना डिटेल में तो नहीं डिस्कस किए थे, बट यस हमने डिस्कशन करा था किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के। आप पेपर 19 में पेज नंबर 2 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 19 पे जाके देखोगे तो इससे रिलेटेड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है। सिमिलरली पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा और पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा। ये पेपर नंबर 19 में मैं बता रहा हूँ, पेपर 20 में भी इसका क्वेश्चन है, आप खुद करोगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का, वो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या होता है ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो होता है वो बात करता है कि जो मेरा इंडस्ट्री में, सिंपल बात बता रहे हैं, जो मेरा इंडस्ट्री में अगर ये पूंजी जो मेरा जो बिजनेस का जो पूंजी है ऑपरेटिंग कैपिटल है जिससे बिजनेस ऑपरेट कर रही है, अगर वो बिजनेस किसी और उस इंडस्ट्री के किसी और बिजनेस से मैं कंपेयर करता तो वहां पे कितना प्रॉफिट होता इकोनॉमिकली। यहाँ पे ये बात कर रहा है रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल। इसको क्यों बनाते हैं हम लोग? इसका जो पर्पस होता है, मैंने बात करा, इसका जो पर्पस होता है ये यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि इंडस्ट्री में मेरा क्या पोजीशन है, क्या मैं ईवीए जो मेरा है और भी इंडस्ट्री मेरे सेम इंडस्ट्री में जो बिजनेस कर रहे हैं उनका ईवीए क्या बोलता है, मेरा ईवीए क्या बोलता है। तो ये एनालिसिस पर्पस से ये हम स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि ROOC और WACC ऑपरेटिंग कैपिटल ये सर होता क्या है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कैपिटल।
तो सबसे पहले रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल समझते हैं। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल क्या है, बहुत ही सिंपल है, रेशियो एनालिसिस का चीज है ये। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैपिटल मतलब पूंजी, इन दोनों का जो रेशियो होगा परसेंटेज में होगा। तो हमने क्या लिखा, नो पैट डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू 100, जैसे जीपी रेशियो निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, वैसे ही नहीं कर रही है। बट यहाँ पे नो पैट क्या है, नो पैट है यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये कैसे निकलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कंप्लीटली मैं बता देता हूँ। आपके पास टोटल ईबीआईटी होगा, ये तो मैंने सुना ही नहीं ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। ये नंबर आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस में से वो सारे इनकम आप घटाओगे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब उस पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा, जो उस बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स से नहीं कमाया गया है। जैसे मैंने बात करा था कुछ देर पहले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, उन तरह का जो इनकम होगा उसको आप यहाँ से लेस करोगे, तो आपके पास जो इनकम पहुंचेगा वो इनकम कौन सा होगा, ऑपरेटिंग पर्पज से, जो ऑपरेटिंग बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में जो कमाया गया पैसा होगा वो वाला पैसा निकलेगा, ऑपरेटिंग ईबीआईटी निकलेगा। ठीक है सर, समझ गए। अब इस पे मेरा क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स रेट कहाँ पे आता है, उस उतना जो टैक्स बनेगा उसमें से आप टैक्स घटा दोगे इस अमाउंट का, तो जो आपके पास नंबर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नो पैट तो निकल गया सर। अच्छा, इस फॉर्मूला में एक आपका था नो पैट डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग कैपिटल। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग कैपिटल के बारे में। ये ऑपरेटिंग कैपिटल क्या होता है, सिंपल, वो पूंजी, वो कैपिटल का अमाउंट जो बिजनेस में ऑपरेटिंग पर्पज से यूज हो रहे हैं। तो बिजनेस में अमाउंट कहां से आएगा, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल वाले पैसा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा। अच्छा, जो हमने रिजर्व एंड सरप्लस पिछले कई सालों से कमा रहे होंगे या जो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। सिमिलरली मेरा कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस होगा उसको आप लेस कर दोगे। अच्छा, जो हमने डेट पे पैसा उठाया होगा वो भी मेरा पैसा है। तो मेरे पास इतना टोटल कैपिटल लग गया बिजनेस में। अच्छा, इस कैपिटल में से कितना अमाउंट का कौन सा असेट है जो कि नॉन ऑपरेटिंग पर्पज से मेरा एक्वायर किया गया है, आप उसको लेस कर दोगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग कैपिटल। ठीक है सर। अच्छा, ये WACCA मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे एज पर CAPM। CAPM क्या होता है, तो CAPM मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बात कर रहा, बट यस आप लोग SFM में पढ़ेंगे CAPM। CAPM क्या है, एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग इक्विटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला जाता है। डेट का तो बहुत सिंपल है, हम जब किसी से उधार लेते हैं तो वो क्लियरली बोलता है कि साहब मैं इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करूंगा अपने अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं तो उसको हम खुद सर्टिफिकेट पे लिख कर देते हैं कि यस आई विल पे 5% डिविडेंड ऑन योर पेड अप कैपिटल, तो वहां भी आपको भी पता चल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट पर तो कॉस्ट कितना पे कर रहा है वो भी पता होगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कितना परसेंट का डिविडेंड पे होगा वो भी पता होगा। बट सवाल खड़ा होता है कि ये इक्विटी का कॉस्ट कितना होगा। तो ये जो इक्विटी का कॉस्ट निकलता है, मतलब इक्विटी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है, उसका एक मेथड होता है CAPM। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तो जरूर डाला है, बट इसका एक मतलब इस पे भी कई सारे क्वेश्चन और कई सारे इस पर, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो SFM में पढ़ने को मिलता है, बट यस यहाँ भी इसका यूज किया जा रहा है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत सिंपल, टोटल कैपिटल का डेट का जितना परसेंटेज होगा और उसमें जो डेट पर जो हम लोग कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे, जितना परसेंट कॉस्ट इनकर कर रहे होंगे वो अमाउंट, वो परसेंटेज, प्लस टोटल कैपिटल का जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना हिस्सा होगा उस हिस्से में जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड कर रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे होंगे वो परसेंट, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो हम लोग टोटल कैपिटल का इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट जितना होगा पेड अप अमाउंट उसका परसेंट हम लोग निकाल लेंगे। इन तीनों का जो वेटेज एवरेज तो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग सब जगह टोटल कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वेटेड एवरेज ही निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल है। देखो, डेट पे हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो सारा सारा का तो टोटल आपका कॉस्ट नहीं है सर। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको तो टैक्स का बेनिफिट होता है, तो आप उसमें से लेस कर दोगे वो पोर्शन जो कि आपका टैक्स बेनिफिट में एज ए इनकम कंसीडर कर दिए जाते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटू 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स मतलब 40% का अगर टैक्स है तो 1 रुपया में अगर 40% टैक्स चला जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 0.6। तो 60% ही उस इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा। अच्छा, उसका टोटल डेट पे अमाउंट पे निकाल लो, डिवाइड कर दो टोटल कैपिटल, एक ये निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग टैक्स बचता नहीं है, हम लोग को टैक्स एडिशनली पे करना पड़ता है, दैट इज अ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा उसमें हम 1 प्लस CDT डालेंगे। ठीक है, जैसे 10% है, 1 रुपये का कॉस्ट हम लोग 1 रुपया तो उस शेयर होल्डर को दे रहे होंगे और उस पर 10 पैसा हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे, यानी कि मेरा कॉस्ट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कितना है, 1.10। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे भी एवरेज कर लोगे टोटल कैपिटल का कितना परसेंट आ रहा है। अच्छा, केई के लिए मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यहाँ पे हम लोग CAPM का जो मेथड बोलता है उसके हिसाब से निकालेंगे। वो क्या बोलता है, मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला एनालाइज मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, बट सिंपली हम लोग समझते हैं, जो हम लोग अगर हम कहीं पे पैसा लगा रहे होते हैं इक्विटी में, तो मेरा क्या सोच होता है कि मैं उतना तो ज़रूर कमाऊँ जो रिस्क फ्री में हम कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी का तो भाई साहब कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कितना परसेंट ऊपर नीचे होगा, तो मेरे को तो रिस्क लेने का है। तो इक्विटी में अगर मैं रिस्क लेने जा रहा हूं तो मैं उतना तो जरूर एक्सपेक्ट करूंगा जितना मैं अगर ये पैसा को कहीं रिस्क फ्री वाले में, जैसे मैं कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डाल देता, NSC बॉन्ड में पैसा डाल देता, ठीक है, तो उतना कमा लेता। यानी कि इसका जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है RF+, ये कॉन्सेप्ट है RF+, रिस्क फ्री प्लस। अच्छा, जिस भी बिजनेस में यानी जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसके इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उस बिजनेस का जो इंडस्ट्री का रेट है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिटर्न, रेट ऑफ मार्केट। तो उस RM में से हम लोग RF को घटा दिए। अब जैसे मान लो रिस्क फ्री मेरा 6% का है, गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर मैं पैसा लगा दूँ तो 6% में कमाऊंगा, मैं मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 6% से बढ़कर होगा, तो 6% प्लस। उस इंडस्ट्री में 8% या 10% का नॉर्मल इंडस्ट्री रेट है, तो 10% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस 6%, 4%, यानी कि RF+ में 4 का एक्सपेक्टेशन रखता, यानी कि 6 + 4 10, बट नहीं, वो जो 4 होगा मेरा यहाँ पे 10 - 6 मैंने जो 4 करा, वो उस बिजनेस का बीटा से, मतलब बीटा जो होता है आप उसको बोल सकते हैं डेविएशन, मतलब वो डेविएट करता है कितना परसेंटेज से, ये जो बीटा होता है आप उससे आप इंटू करोगे, मतलब इतना से ऊपर नीचे हो सकता है बीटा, मतलब इतना नंबर से ये रिटर्न मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 4 इंटू बीटा। अब जो मेरे पास आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अगर आप SFM, मैं अगर SFM में इसका KE का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता तो कंप्लीटली इसका क्वेश्चन लेकर के आपको पूरा चीज डिस्कस कर देता, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये थोड़ा सा डिराइव कर देने का कि KE आपको समझ में आए, KE कैसे निकलता है। यहाँ पे जो आया रेट वो होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, उसने कितना पैसा लगा रखा है टोटल कैपिटल के अगेंस्ट में, इनटू इक्विटी शेयर फंड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, तो ये आपका हो जाएगा KE। इन सब को आप ऐड करोगे तो आपका निकल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस सिंपली। अब आपके हाथ में ROOC भी होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा। ROOC मतलब मेरा, अब देखो ये बहुत 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 बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कैपिटल को चलाने के बाद मेरा क्या रिटर्न आया, दैट इज ROOC। अच्छा, इस ऑपरेटिंग कैपिटल पे हमने कितना कॉस्ट इनकर करा, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोथ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ये मेरे लिए रिटर्न है, ये मेरे लिए कॉस्ट है, तो रिटर्न माइनस कॉस्ट, ये निकल गया वो मेरा अर्निंग परसेंटेज, इतना मैंने अर्निंग करा, इतना परसेंट में अर्निंग करा, वो भी किस अमाउंट पर, ऑपरेटिंग कैपिटल पर, दैट इज माय EVA, सिंपली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप इसका भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन आप करने के लिए आप पेपर नंबर 19 में ही आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 293 पे, और पेपर 20 में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है, अब वहां पे जाकर के भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम फेसिंग सम, आपको लगता है कि मैं कुछ क्वेरी पा रहा हूँ, मुझे मैं फंस रहा हूँ, स्टक हो पा रहा हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे
मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं, अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट हैं, आपस में वो लोग डिस्कशन करते रहते हैं। व्हेन आई विल गेट टाइम मैं भी वहाँ पे उन लोग को क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोग भी आना चाहते हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, अपना क्वेश्चन वहाँ पे डाल देना, बस जस्ट यू नीड टू क्लिक एन इमेज और उस इमेज को सिलेक्ट करके भेज देना है कि सर मैं इसमें स्टक हो गया हूँ, आप मुझे बता दो, तो आई विल हेल्प यू देयर। तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, ईवीए तो हो गया सर, एमबीए भी बता दो और फटाफट इस टॉपिक को खत्म करो। 25 मिनट आपने ले लिया, बोला था शॉर्ट वीडियो होगा, बट ये अभी भी 25 मिनट मैंने आपका ले लिया सर, सॉरी फॉर दैट। एमबीए क्या होता है? नॉट एमबीए, दिस इज एमबीए, एमबीए मार्केट वैल्यू एडेड। सिंपली ये, इससे इजी तो कोई चीज है ही नहीं। मतलब मेरा बुक में कितना असेट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक, और मैं मार्केट में क्या उस एसेट का दाम है, दोनों का डिफरेंस निकालो, बस सर यही हो गया वैल्यू एडेड। तो सेम वे में अब यहाँ पे मैंने असेट जो बोला था, ये जो असेट नहीं होगा, ये जो होगा वो कैपिटल होगा। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे मार्केट में क्या वैल्यू रख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा क्या वैल्यू रख रहा है। डेट का जो अमाउंट मैं अगर मार्केट में एनालाइज करता हूँ, जैसे डिवेंचर हो गया, तो उसका मैं मार्केट में वैल्यू एनालाइज करता हूँ तो उसका क्या वैल्यू अभी चल रहा है, और इन सब का मैंने क्या बुक वैल्यू अपने बुक्स में मेंटेन कर रखा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या कहला जाएगा, मार्केट वैल्यू एडेड। दैट्स इट। पेपर 19 में इससे रिलेटेड तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं, बट यस आई हैव सीन सम क्वेश्चन इन पेपर 20, सो यू कैन गो देयर एंड सॉल्व इट। और आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप मैंने जैसा जैसा कि मैंने बताया, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, मैं आपको वहां पे भी सॉल्व कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आप ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आप कोशिश करना मुझे जस्ट एक मैसेज डाल देने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, दैट इज 9308305682। ओके, सो इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम लोग अगला टॉपिक पे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं टाइम मिल पाता है। सो बहुत कम समय मिल पाता है, इसीलिए मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ। सो मेरे पास कई रिक्वेस्ट आते हैं कि सर ये बना दो वो बना दो, मैं यार टाइम का बहुत कमती के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट स्टिल मैं आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं पेपर ग्रुप 4 में, पेपर 19 में, पेपर 20 का हेल्प हो जाएगा। ठीक है जी। और मैं ये नोट्स जो है ना, इसको भी मैं डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप खुद से भी लिख लेना। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, हैप्पी स्टडी।